We started with GST introduction. GST came into picture from कब से एप्लीकेबल हो गया? 1 जुलाई 2017 से GST एप्लीकेबल हो गया ऑल ओवर इंडिया. ओके, GST is applicable on all goods and services except 7: 5 petroleum products, alcoholic liquor for human consumption, and electricity. Clear? After that, we covered what is GST. GST is goods and service tax. We understood some basic and very important concepts. Clear? GST is one nation, one tax. याचा अर्थ काय? GST is one nation, one tax. याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही एक प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी खरीदो, जीएसटी क्या रहेगा? सेम रहेगा. अगर 12% जीएसटी है तो 12% आप महाराष्ट्र से खरीदो या कर्नाटक से खरीदो, सेम रहेगा. सो वन नेशन वन टैक्स मीन्स टैक्स रेट विल नॉट चेंज फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. सेम प्रोडक्ट, टैक्स रेट विल रिमेन सेम. और उसके बाद हमने ये भी देखा कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मीन्स इट विल डिसाइड कि कौन सा टैक्स आपको लगाना है. सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाना है या आईजीएसटी लगाना है. आपके गुड्स एंड सर्विसेज कहां कंज्यूम हो रहे. अगर प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटक है और सप्लायर महाराष्ट्र में है तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी. ये प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों एक ही स्टेट में है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी. ठीक है. उसके बाद हमने देखा कि जीएसटी विल बी लेविड ऑन ऑल सप्लाईज. पूरे सर्विसेज और सेल्स, गुड्स और सर्विसेज पे, सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा. उसका जो क्रेडिट आहे त्याचं क्रेडिट आपल्याला भेटेल कुठपर्यंत भेटेल? जेव्हापर्यंत आपला प्रोडक्ट एंड कस्टमरला आपण विकत नाही. मीन्स अंटिल वी रीच द एंड कस्टमर. इसमें सप्लाई चेन में बहुत सारे लोग हैं, बराबर. इसमें मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है. तो आखिर में कौन बचता है? एंड कस्टमर. तो ये चेन में जितने भी लोग रहेंगे उन सबको क्रेडिट मिलेगा. क्लियर? और उसके बाद हमने देखा वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स. किस पे टॅक्स अपने को भरना है? व्हॅल्यू एडिशन. म्हणजे काय? आपण जेवढं प्रॉफिट लावणाऱ्या प्रोडक्ट वरती फक्त त्याच्यावरती आपल्याला काय भरायचे? जीएसटी भरायचंय. क्लियर? त्याच्यानंतर आपण बघितलं जीएसटी विल रिप्लेस ऑल इनडायरेक्ट टॅक्सेस. डायरेक्ट टॅक्स म्हणजे आपण कलेक्ट करणार आणि भरणार नाही. डायरेक्ट टॅक्स म्हणजे माझं स्वतःचा टॅक्स मी कॅल्क्युलेट करणार आणि भरणार. इनडायरेक्ट टॅक्स म्हणजे मी स्वतः नाही भरणार, मी दुकानदाराला देणार किंवा बिझनेसमॅनला देणार, तो माझ्या वतीने काय करणार? गव्हर्नमेंटला पे करणार. दॅट इज इनडायरेक्ट. इनकम टॅक्स, डायरेक्ट टॅक्स और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर? अभी जीएसटी क्यों चाहिए?
इससे पहले और एक ये वाला डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में जीएसटी का देखते हैं। और भी कुछ खासियत क्या है, फीचर्स क्या है, हाइलाइट्स क्या है जीएसटी के। कॉमन थ्रेशोल्ड लिमिट अक्रॉस द कंट्री, म्हणजे काय, जीएसटी के पहले वैट रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में 10 लाख की लिमिट थी, सर्विस टैक्स 9 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन करना है, एक्साइज ड्यूटी 1.5 करोड़, कर्नाटक में 2 लाख रुपए, कहीं पे 5 लाख, हर स्टेट का अपना अपना क्या है सिस्टम था, टैक्स सिस्टम था, तो हर जगह पे लिमिट अलग अलग थे। जीएसटी आने के बाद अभी क्या हो गया, लिमिट विल बी सेम। सिर्फ 11 स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं हिली स्टेट्स, पहाड़ी स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। फॉर एग्जांपल कौन से, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, ये छोटे छोटे जो स्टेट्स है, इन लोगों के लिए लिमिट पहले 10 लाख कर दी, फिर बाद में 20 लाख की। रेस्ट ऑल इंडिया लिमिट 20 lakhs फॉर सर्विसेज, 40 lakhs फॉर मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has given separate powers for state government and central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में स्टेट गवर्नमेंट दखलंदाजी नहीं कर सकता, और स्टेट के पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट दखलंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, तो हर एक का जीएसटी एक्ट भी अगर रहेगा ना, हर एक के लिए अलग 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 पावर्स है, लेकिन मेजॉरिटी सेक्शंस प्रोविजंस वगैरह सेम ही है। क्लियर? तो थ्रेशोल्ड लिमिट सेम, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो लिमिट दी गई है 20 लाख तक जीएसटी की जरूरत नहीं है सर्विस प्रोवायडर के लिए। मटेरियल विकणारा किंवा मॅन्युफॅक्चररला किती लिमिट आहे, 40 लाखाची लिमिट आहे। सर्विस प्रोवाइड करणारा त्याला किती लिमिट आहे, 20 लाख आहे। हा जो लिमिट आहे ऑल ओव्हर इंडिया विल रिमेन सेम एक्सेप्ट दॅट 11 स्टेट्स, 11 जे स्टेट्स आहेत त्यांच्यासाठी लिमिट किती आहे, आधी 10 लाख होतं, आता त्यांनी 20 लाख केलंय। क्लियर? सर्व्हिसेस साठी 10, मटेरियल किंवा गुड्स साठी 20। क्लियर? उसके बाद ये तो हमने देखा कंटिन्यूटी ऑफ टैक्स क्रेडिट टिल इट रीचेस एंड कस्टमर। पहले कैसा था, वैट वाला है तो वैट का क्रेडिट ले सकता है, एक्साइज का मिलेगा नहीं। सर्विस टैक्स वाला सर्विस टैक्स का ले सकता है, वैट का मिल नहीं सकता। तो इससे क्या हो जाता था, कॉस्ट बढ़ जाती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद सब टैक्सेस हट गए, एक ही जीएसटी है, आपको हर चीज का क्रेडिट मिलेगा। क्लियर? कुछ चीजें हैं जिसका स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया है, हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? आता हे बघा, एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट इन सप्लाय चेन, याचा अर्थ काय, कास्केडिंग मतलब एक टैक्स लगाया है उसके ऊपर मैं और एक टैक्स लगा रहा हूं। जैसे हमने कार का एग्जांपल लिया, टैक्स के ऊपर टैक्स आ गया, बरोबर ना। जेव्हा एक्साइज ड्युटी ऑलरेडी मी लावलंय, त्याचं क्रेडिट मिळत नाही, तो डीलर काय करतोय, परत एकदा बघायचंय, इकडे जो आहे हा जो 52,000 आहे, डीलर एक्साइज मध्ये रजिस्टर्ड नाहीये, म्हणून त्यांनी काय केलं, हे कॉस्ट मध्ये ऍड केलं त्यांनी। या 52,000वरती परत त्यांनी वॅट लावलं, टॅक्स आहे ना 52,000, ऍक्च्युअली नाही लागायला पाहिजे, पण डीलर काय करतोय, त्याच्यावरती पण टॅक्स लावतोय का, कारण की त्याला क्रेडिट
भेटणार नाही, तो एक्साइज मध्ये रजिस्टर्ड नाही आहे. आता जीएसटी आल्यामुळे काय झालं, ते एक्साइज ड्युटी निघाली ना. आता डीलरला कॉस्ट किती आहे, फक्त 4 लाख. त्याच्यावरती प्रॉफिट लावणार आणि टॅक्स लावणार. म्हणजे टॅक्स वरती टॅक्स आहे का इकडे, फक्त प्रॉफिट वर टॅक्स आहे. या केसमध्ये टॅक्स वर टॅक्स पण आहे, प्रॉफिट वर सुद्धा टॅक्स आहे. समजलं. तर हे रिमूव्ह झालं. आता कास्केडिंग इफेक्ट काय झालं, रिमूव्ह झालं. म्हणजे डबल टॅक्सेशन नाहीये, एकाच गोष्टीवरती दोन दोन टॅक्सेस नाही. क्लिअर. त्याच्यानंतर पॅन बेस रजिस्ट्रेशन. पॅन बेस म्हणजे जीएसटीचा अगोदर वॅट रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज होता. वैट का रजिस्ट्रेशन हर डिस्ट्रिक्ट में एक रजिस्ट्रेशन. मान के चलो मेरी एक कंपनी है, इसके 100 ब्रांचेस है, या ऑल ओवर महाराष्ट्र ऑल डिस्ट्रिक्ट में मेरे ब्रांचेस है, तो मुझे नंबर कितने निकालने पड़ेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक. ठीक है. सर्विस टैक्स में प्रीमाइसेस बेसिस पे, मेरा ऑफिस अगर एक कातरज में है और दूसरा वाला अगर खराड़े में है, तो एक इधर रजिस्ट्रेशन, एक खराड़े में रजिस्ट्रेशन. एक्साइज में हर फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, जहां जहां भी प्रोडक्शन हो रहा है हर फैक्ट्री का. मतलब एक कंपनी, उसके 100 ब्रांचेस, 100 वैट के, 10-20 एक्साइज के. तो क्या था उधर, प्रीमाइसेस बेस या फैक्ट्री बेसिस, ऐसा रजिस्ट्रेशन था. आता तसं नाही आहे. आता काय, पॅन बेस रजिस्ट्रेशन. म्हणजे तुमच्याकडे एक पॅन, एक कंपनीला एक पॅन. ठीक आहे. महाराष्ट्रात एकच पॅन असेल, एकच कंपनी असेल, तर एक रजिस्ट्रेशन भेटेल. तुमचे 100 जरी शोरूम असाल, पूरे महाराष्ट्र में शोरूम है, फिर भी नंबर एक ही लेना पड़ेगा आपको, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन. तो क्या हो जाएगा, इससे फायदा क्या है कि हर ऑफिस में एक ही कंपनी की फाइल, 100 ऑफिसर, 100 लोगों को फाइल लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर. पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन मतलब एक पैन, एक स्टेट, एक रजिस्ट्रेशन. क्लियर. जैसे कि मैंने बताया, इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी विल बी ऑन सप्लाई. इसमें टैक्स लायबिलिटी कभी लगेंगी, सप्लाई पे लगेंगी. एक्साइज में कैसा था, आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, फैक्ट्री से निकाल के बाहर डाला, तो पहले टैक्स भरो, भले वो बिका या नहीं बिका, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है. एक बार गुड्स रेडी हो गया, मैं शोरूम भेज रहा हूं, ड्यूटी भर के मुझे बाहर निकालना है, उसके पहले बाहर नहीं निकाल सकता. लेकिन जीएसटी आने के बाद वो खत्म हो गया. जब तक सप्लाई नहीं होता तब तक टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. क्लियर. व्हाई जीएसटी इज रिक्वायर्ड, क्या जरूरत थी जीएसटी लाने की. सबसे पहले सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर. अभी सर्विस टैक्स वाला बोलेगा ये सर्विस है, सर्विस टैक्स लगाएगा. जीएसटी वैट वाला बोलेगा ये वैट है, वैट लगाएगा. और एक फाइल, एक ऑफिसर अलग, दूसरा ऑफिसर अलग, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी. कितने देगा गाँव में, बिजनेस करें या यही संभालते बैठे. अभी क्या हो गया, सिंपल एक ही टैक्स, नो वैट, नो एक्साइज, नो सर्विस टैक्स. ये जो खिचड़ी थी पूरी सिंपल हो गई, एक ही टैक्स है, जीएसटी लगाओ, जीएसटी कलेक्ट करो और भरो, बात खत्म. सिंपल है. ठीक है. दूसरा, टैक्स के ऊपर टैक्स, इससे क्या हो रहा था, प्राइस बढ़ रही थी. टॅक्स वरती टॅक्स लावल्यानंतर प्राइस वाढत होती ना, ते रिमूव्ह झालं.
टैक्स के ऊपर टैक्स कम हो गया, तो क्या हो गया, उसका बेनिफिट हो गया। सर एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, इसका मतलब है कि जो पहले टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, जो बिजनेसमैन वैट में रजिस्टर्ड नहीं है, सर्विस टैक्स में है, तो क्या हो गया, वैट मैंने पे किया तो मैं सामने वाले से सर्विस टैक्स जब लगाऊंगा वैट भी पोर्शन ऐड करके लाऊंगा ना। या एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है तो वैट वाला क्या करेगा, क्रेडिट ले नहीं सकता, एक्साइज ड्यूटी क्या करेगा, कॉस्ट को ऐड करेगा फिर टैक्स लगाएगा। तो ये जो डबल टैक्सेशन हो रहा था ये क्या हो गया, खत्म हो गया, रिमूव हो गया। फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन, पहले के सिस्टम में ऐसा था, सब मैनुअल था। अगर आप किसी को अगर एक्साइज पता है, एक्साइज के बड़े बड़े रजिस्टर आते थे, सब मैनुअल। मैनुअल होने की वजह से क्या है, इसमें बहुत सारे घपले होते थे। घपले होते थे मतलब फ्रॉड्स बहुत होते थे, स्कैम बहुत होते थे, चोरियां बहुत होती थी, कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं था। अभी कैसा है, हर चीज कंप्यूटराइज्ड, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी नोटिस है कंप्यूटर के ऊपर आएंगी, मेल से आएंगी, आपको क्या करना है, रिप्लाई भी मेल पे ही देना है। ऑफिसर की हरेसमेंट ये सब बंद हो गया, कोई लूप ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं, सिस्टम पे एक बार आ गया आपको सॉल्व करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा ना, चोरियां कम हो जाएंगी, टैक्स बेस बढ़ेगा। अभी रेवेन्यू कैसे बढ़ गई, पहले तो लिमिट कम था, अभी लिमिट बढ़ गई। ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो कच्चा बाजार होता है, कैश में लाया कैश में बेचा, वो नहीं होगा। अभी ईवे बिल है, कहीं से भी मटेरियल आना है तो पक्का ही बिल से आना चाहिए। एक बार परचेज पक्का हो गया बात खत्म, सेल भी पक्का हो जाएगा। ये जो चोरियां हैं ये बंद हो जाएंगी। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लॉन्ग रन में गवर्नमेंट को इससे फायदा होगा। क्लियर। ये हमने देख लिया था। तो जैसे कि मैंने बताया, जीएसटी के पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो सीजीएसटी में मर्ज हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस एसजीएसटी में मर्ज हो गए। क्लियर। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है, जब प्लेस ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लाई दोनों अगर एक ही स्टेट में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर दोनों अलग अलग स्टेट है तो आईजीएसटी। लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया या स्टेट गवर्नमेंट की बॉर्डर क्रॉस कर दी तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्लियर। टैक्सेस जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के किस में, सीजीएसटी में चले गए, स्टेट गवर्नमेंट के एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो दो स्टेट के बीच में लगते थे वो आईजीएसटी। कोई डाउट है? अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसके बेसिस पे टैक्स डिसाइड होता है कि एसजीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी लगाना है। अगर आपने गलत लगा दिया तो क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, इसके लिए सेपरेट लेक्चर में हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई रूल एक लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि मान के चलो टिकट बिक रहा है, इधर मैच चल रही है कोलकाता में, तो टैक्स कौन सा लगाना है, होता है ना। यहां बैठ के सर्विस में दे रहा हूं दिल्ली में,
कौन सा टैक्स लगाना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, उस टाइम में हम लोग ईच एंड एवरी केसेस डिस्कस करेंगे। क्लियर। अभी फिलहाल के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों अगर महाराष्ट्र में है तो इसको क्या बोलेंगे, काय म्हणतो आपण, इंट्रा का इंटर, इंट्रा या इंटर, इंट्रा स्टेट, within the state, that supply will be called within the state and charge of tax will be CGST SGST, ठीक है। टैक्स रेट अगर मैं 9% अगर बोल रहा हूं CGST या 18% IGST बोल रहा हूं, IGST दो हिस्सों में डिवाइड होंगी, 9 CGST 9 SGST, क्लियर। क्योंकि 50% विल चार्ज बाय स्टेट गवर्नमेंट, 50% विल चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ही इनवाइस में दोनों का बाइफर्केशन आपको देना है। आईजीएसटी को तोड़ना नहीं, आईजीएसटी विल बी रिमेन सेम। ये बाद में क्या हो जाएगा, स्टेट तीनों स्टेट गवर्नमेंट और दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बांट के खत्म हो जाएगा, और सेंटर का और स्टेट का जो है ये उनके उनके अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर। नाउ टेल मी location of supplier and place of supply. Location is in Maharashtra, place of supply is in Karnataka. So which type of supply it is? Interstate या intrastate? Interstate. दोनों अगर एक ही स्टेट में है तो इंट्रा, अलग अलग स्टेट है तो इंटर। चलिए आप लोगों के दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर लगाइए, एक एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए गोवा में एक पार्टी बैठी है, कहां बैठा, गोवा में। उसने बोला मुंबई वाले एक डीलर को कि भाई एक काम कर, मुझे मटेरियल जो है ना पुणे भेज। क्या बोला उसने, मटेरियल पुणे भेजो। अभी टैक्स कौन सा लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी? सीजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी, कुठला टॅक्स लागेल? यू आर राइट, आईजीएसटी। गोवा स्टेट, मुझे किसको भेजना है, मुझे क्या लेना देना है इसमें, कस्टमर और बायर कौन है, पैसा कौन देने वाला, पुणे वाला गोवा वाला का देने वाला है, कौन देने वाला है? गोवा वाला मुंबई वाले को देगा ना। मुंबई वाले का पैसा कहां से आ रहा है, पुणे से क्या संबंध है था सर? गोवा वाले को ऑर्डर, और गोवा वाले ने ऑर्डर किसको दिया है, मुंबई वाली पार्टी। पैसा कहां से जाएगा, गोवा से जाएगा मुंबई, पुणे से जाएगा गोवा वाले को। अकाउंटिंग के हिसाब से बराबर है ना, मुंबई वाला बिल करेगा गोवा वाले को, गोवा वाला बिल करेगा पुणे वाले को। अल्टीमेटली किधर आ रहा है मटेरियल, इधर से गया इधर आया। तो इसके लिए प्रोविजन लॉ में ऐसा है कि व्हेन गुड्स डिलीवर्ड एट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन, गोवा वाला, गुड्स डिलीवर्ड एट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, द लोकेशन ऑफ दैट थर्ड पर्सन विल बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों? सब किताब सही से होना चाहिए ना। मैं बोलूंगा पुणे वाली पार्टी को, अरे पैसा मेरे को भेज, बोलेगा मैं, मुझे तो नहीं, मटेरियल मुझे दिया है लेकिन मैंने एक ऑर्डर तेरे को नहीं दिया है, गोवा वाले को ऑर्डर दिया है। गोवा वाला क्या करेगा, कलेक्ट करेगा किससे, पुणे वाले से, ठीक है। मुंबई वाला कलेक्ट किससे करेगा, गोवा वाले से। तो अल्टीमेटली रूल सेटिस्फाई हो रहा है। अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन दिस प्रिंसिपल इट इज सेटिस्फाइंग। रेवेन्यू कहां जनरेट हो रही है, महाराष्ट्र में। उधर से शेयर गोवा से ले लिया, फिर इधर से शेयर ऐसा ले लिया, अल्टीमेटली आ गया ना गोवा में, ये पुणे में।
महाराष्ट्र में आ गया ना, क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ओके, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिमिट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बाद में इसको डिटेल्ड में जो है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, पूरा डिटेल में भी करेंगे। रजिस्ट्रेशन जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मैंने बोला 11 स्टेट जो है उन लोगों के लिए 10 लाख लिमिट इनिशियली, जब जीएसटी लॉन्च हो गया 10 लाख की लिमिट दे दिया, बाद में 10 का 20 कर दिया 2019 के बाद, ठीक है। अगर सर्विस में है तो 10 लाख, ट्रेडिंग में है तो 20 लाख। रेस्ट इंडिया में जो है, रेस्ट ऑफ इंडिया 20 लाख फॉर सर्विसेज और 40 लाख फॉर गुड्स, मैन्युफैक्चरर या इसके लिए। और एक आता है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या है? रेगुलर में क्या करना पड़ता है आपको? सेल्स रिटर्न भरो, परचेज रिटर्न भरो, पेमेंट करो, पूरा बिल वाइज मेंटेन करो। कंपोजिशन में वो चीज नहीं है। फॉर एग्जांपल किराना वाला, अगर उसको बोलेंगे कि भैया तू हर चीज का मेंटेन कर, उसके पास हजारों आइटम रहते, पॉसिबल नहीं होता। हर चीज आया गया नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि मार्जिन हार्डली 1% 2% रहता है। अगर उसको 10 अकाउंटेंट रख के करेंगे तो पागल हो जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 1.5 करोड़ तक जिसका टर्नओवर है, 1.5 करोड़, कौन? मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। इसमें 1% ही जीएसटी भरना है। कितना भरना है? ओनली 1%, आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। लेकिन जो परचेज के ऊपर जो क्रेडिट है वो ले नहीं सकता। आया समझ में? मान के चलो मैंने ये बॉटल खरीदा, 100 रुपए बॉटल और 18 रुपए जीएसटी। 118 रुपए मैंने क्या कर दिया? दुकानदार को दिया। अभी ये बॉटल मैं 200 में बेच रहा हूं, 200। अगर रेगुलर स्कीम में मैं टैक्स लगाऊंगा प्लस 36, 236 रुपए में कलेक्ट करूंगा, बरोबर? 236 रुपये मी कलेक्ट करणार रेग्युलर स्कीम मध्ये. मी कंपोजिशन स्कीम घेतली तर मला किती भरायचे? फक्त 1%, म्हणजे 2 रुपये 36 पैसे, बरोबर? पण जो 18 रुपये मी भरले अगोदर ते मला वापरता येणार नाही, म्हणजे माझं नुकसान किती होईल? टोटल 18 प्लस 2 रुपये 36 पैसे, म्हणजे 20 रुपये 36 पैसे माझं टोटल काय होईल? तेवढंच माझं जीएसटी जाईल. पण मी समोरच्याकडून कलेक्ट किती केलंय? 36 रुपये. माझा फायदा आहे ना. तर ज्या ठिकाणी मला प्रॉफिट आहे, म्हणजे मी डायरेक्टली कस्टमरला विकतोय. कोणाला? कस्टमरला. त्या ठिकाणी कंपोजिशन स्कीम बेनिफिशियल आहे. समोरचा ट्रेडर असेल, दुकानदार असेल तर काही फायदा नाहीये, कारण की त्याला क्रेडिट मिळेल ना. मी 1 रुपया जरी लावला तरी क्रेडिट घेईल तो, त्याला फायदा नहीं है. ये अभी दिमाग में ज्यादा मत डालो, इसको मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है. कंपोजिशन स्कीम सुरुवातीला 1 कोटी टर्नओव्हर ठेवला होता त्यांनी, नंतर वाढून 1.5 कोटी पर्यंत केलं, ठीक आहे. ट्रान्झॅक्शनचं काही नाही आहे. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरे आपण नंतर बघू.